Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to online my lecture. Here is Dr. Gulam Sarwar Channa, working as a lecturer, Department of Botany at Begum Nusrat Bhutto Government Girls Degree College, Larkana. Today my topic is asexual reproduction in plants, class Interpre Medical, chapter number 4. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन का टाइप 1 स्टडी किया था, जिसमें हमने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बातचीत की थी। अब हम रिप्रोडक्शन का टाइप 2 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। सो asexual reproduction in plants takes place by two methods. Number 1, natural methods of asexual reproduction. Number 2, artificial methods of asexual reproduction. Now we will study the natural methods of asexual reproduction. There are three natural methods of asexual reproduction. Number 1, sporulation. Number 2, vegetative propagation. Number 3, apomixis. Sporulation. Sporulation is the first method of asexual reproduction. In this method, during the alternation of generation, plants produce haploid cells by meiosis. They further divided mitotically called spores. These cells generate multicellular structure without fusion with another cell. The process of formation of these multicellular spores called sporulation. These spores, when detached from parent plant and given favorable environment, grow into a new organism. Sporulation occurs in bacteria, protozoans, algae, fungi, mosses, and ferns, as well as in all plants. Dear students, आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्लांट्स मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो इनके अंदर मेयोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी बदौलत प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड सेल बनते हैं और ये हैप्लॉइड सेल्स आगे माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, जिन्हें स्पोर्स या जर्म सेल भी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें यूनिसेलुलर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, उसे स्पोरुलेशन कहा जाता है। हमने स्पोरुलेशन के यहाँ पे तो डायग्राम शो किए हैं। इन दोनों डायग्राम में से एक मॉस प्लांट का है और दूसरा राइजोपस फंगस का है। आइए इन डायग्राम्स में देखते हैं कि प्लांट्स के कौन से हिस्से में स्पोर्स मिलते हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मॉस प्लांट का डायग्राम है। मॉस प्लांट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। ये बेसल पोर्शन वाले हिस्से को फ्रूट, जबकि बीच वाले हिस्से को सीटा और टर्मिनल एंड वाले हिस्से को कैप्सूल या स्पोरेंजियम कहा जाता है। सिमिलरली, ये राइजोपस फंगस का डायग्राम है। ये राइजोपस भी 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। इसका बेसल पोर्शन वाला हिस्सा इसे राइजोआइट्स, जबकि बीच वाला हिस्सा जो कि फिलामेंट की तरह नज़र आ रहा है, इसे हाइफी, और हाइफी के बिल्कुल टर्मिनल एंड में एक स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब प्लांट्स मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो इनके अंदर मेयोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस
शुरू हो जाता है और इन स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन शुरू होती है। ये हैप्लॉइड सेल्स आगे माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और ये सेल्स जब मैच्योर होते हैं तो स्पोरेंजिया रप्चर हो जाती हैं और इन स्पोरेंजिया से हैप्लॉइड स्पोर्स बाहर निकलना शुरू करते हैं। जब इन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये स्पोर्स जहाँ गिरते हैं वहाँ से इनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है और ये स्पोर्स एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की हैसियत से आगे ग्रो करते हैं। Number 2, vegetative propagation. Vegetative propagation is a form of asexual reproduction occurring in plants in which a new plant grows from a fragment of the parent plant. In this process, a part of body is separated and develops into a new organism, such as root, stem, leaves, or buds may serve for the formation of new plants. In potato plants, vegetative reproduction is common. In certain plants, pollination process also occurs. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट यानी रूट, स्टेम, लीव एंड बड में से एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट मुमकिन होती है। यहाँ पे हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 4 डिफरेंट डायग्राम्स शो किए हैं जिसमें रूट, स्टेम, लीफ और बड शामिल हैं। आइए इन डायग्राम्स को देखते हैं कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट से एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट कैसे होती है। इन डायग्राम्स में सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे जो डायग्राम है ये स्वीट पोटैटो का है और आपको मालूम होना चाहिए कि स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट में काउंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रूट के आउटर सरफेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। इन स्पॉट्स को एडवेंटेशियस बड कहा जाता है और ये एडवेंटेशियस बड आहिस्ता आहिस्ता शूट में कन्वर्ट हो जाती हैं और शूट से फिर ये कंप्लीट प्लांट बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट प्लांट बन चुका है। जब ये प्लांट इस पेरेंट प्लांट से रिमूव करके किसी दूसरी जगह पे लगाया जाए तो ये एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के हैसियत से ग्रो करेगा और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा। सेकंड नंबर पे ये पोटैटो का डायग्राम है और आपको पता है कि पोटैटो प्लांट मॉडिफाइड स्टेम में काउंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोटैटो के आउटर सरफेस पे आपको कुछ स्कार्स नज़र आ रहे होंगे। दरअसल ये स्कार्स प्लांट की ग्रोइंग पॉइंट्स होती हैं। यहाँ से न्यू प्लांट इमर्ज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्कार से एक आई निकल रही है। इस आई को पोटैटो आई भी कहा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये आई एक बड में कन्वर्ट हो जाती है जिसे जर्मिनेटिंग आई बड भी कहा जाता है और फिर आई बड से शूट निकलना शुरू करती है। इस तरह शूट से फिर ये कंप्लीट न्यू पोटैटो प्लांट बन जाता है और जब ये पोटैटो प्लांट इस पेरेंट प्लांट से
अलग करके किसी दूसरी फील्ड में लगाया जाए तो ये एक इंडिविजुअल पोटैटो प्लांट की हैसियत से डेवलपमेंट करेगा। नंबर 3 पे ये आप देख सकते हैं कि एक लीफ का डायग्राम है और ये लीफ ब्रायोफाइलम प्लांट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लीफ के मार्जिन पे आपको छोटे छोटे प्लांट नजर आ रहे होंगे जिन्हें बड्स या प्लांटलेट्स भी कह सकते हैं। जब ये बेबी प्लांट्स इस पेरेंट लीफ से अलग करके किसी दूसरी जगह पे लगाए जाएं तो ये प्लांटलेट्स एक सेपरेट प्लांट की हैसियत से ग्रो करेंगे और अपनी लाइफ साइकिल मुकम्मल करेंगे। इसी तरह जो लास्ट में एक डायग्राम है जो कि आप देख सकते हैं, ये एक अनियन प्लांट का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस मेन प्लांट में बिल्कुल बेसल पोर्शन पे आपको ये कुछ ऑफ शूट्स नज़र आ रही होंगी। इन ऑफ शूट्स को छोटे छोटे बॉल्स या लेटरल बड्स भी कह सकते हैं। जब ये लेटरल बड्स यहाँ से जो कि ये बिल्कुल अटैच हैं अपने पेरेंट प्लांट से, यहाँ से रिमूव करके किसी दूसरी फील्ड में लगाई जाएं तो ये भी एक न्यू बल्ब प्लांट कहलाएंगी और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेंगे। इनके अलावा कुछ प्लांट्स में एक और मैकेनिज्म होता है जिसमें प्लांट के ग्रीन पार्ट्स ड्राई सीजन की वजह से सूख जाते हैं और अंडरग्राउंड पार्ट अलाइव रहते हैं। जब इन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो अंडरग्राउंड पार्ट से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। इस प्रोसेस को पेरिनेशन का प्रोसेस कहा जाता है। नंबर 3, एपोमैक्सिस। Apomixis is an entirely different mechanism of asexual reproduction, has evolved in dandelions and other plants which produce seeds without their flower being fertilized. This asexual reproduction of seed is called apomixis. A diploid cell in the ovule gives rise to the embryo and the ovules mature into the seeds. Apomixis asexual reproduction का एक ऐसा मेथड है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्लावर के अंदर सीड बन जाता है और ये मैकेनिज्म डैंडेलियन, डैफोडिल्स एंड दीगर प्लांट्स में होता है। एपोमैक्सिस के अलावा दो और टर्म्स यूज होते हैं जो कि एपोमैक्सिस से मिलते जुलते हैं। एक पार्थिनोकार्पी और दूसरा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीडलेस फ्रूट बन जाता है, जबकि पार्थिनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन के एग से एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस बनाना, पाइनएप्पल, कोकम्बर, वाटरमेलन, ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट और दीगर प्लांट्स में होता है, जबकि पार्थिनोजेनेसिस मोस्टली इनवर्टिब्रेट और कुछ वर्टिब्रेट और कुछ लोअर प्लांट्स में होता है। Now we will study the artificial methods of asexual reproduction. Plants may asexually reproduce by different techniques, including cutting, tissue culturing, and protoplast fusion. Cutting. Cutting is a type of asexual reproduction in plants.
that relies on multicellular structures formed by the parent plant. Most of house plants, including woody ornamentals and orchard trees, are asexually reproduced by using plant body parts, including stem or roots, is known as cutting. कटिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है। इसमें प्लांट के बॉडी पार्ट्स यानी रूट और स्टेम को कट करके डायरेक्टली फील्ड में लगाया जाता है, जहां पे इन पार्ट्स की मजीद ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे आप दो डायग्राम्स देख सकते हैं, एक स्टेम कटिंग का डायग्राम है और दूसरा रूट कटिंग का। स्टेम कटिंग में रोज फ्लावर के स्टेम पार्ट कट करके लगाए गए हैं और स्टेम कटिंग में स्लैंट कट लगाते हैं, जिसे तिरछा कट भी कहते हैं। और इस कट के बिल्कुल ही करीब आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बड आपको नजर आ रही होगी। इस बड से प्लांट की शूट निकलती है। ये कटिंग मेथड ना सिर्फ रोज फ्लावर बल्कि शुगर केन, ग्रेप्स और दीगर ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज होता है। इसी तरह रूट कटिंग का भी सेम ही प्रोसीजर होता है जैसा कि स्टेम कटिंग का। इसमें रूट को कट करके इसके स्मॉल पीसेस बनाए जाते हैं और ये पीसेस डायरेक्टली फील्ड में लगाए जाते हैं, जहाँ पे इनकी मज़ीद ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, फिग और दीगर प्लांट्स की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस रूट कटिंग के मेथड से की जाती है। टिश्यू कल्चर। Tissue culture is a modern technique of asexual reproduction by which thousands of plants can be reproduced at a time from a single cell or tissues by using an artificial medium. आइए टिश्यू कल्चर टेक्निक से रिप्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स पे नज़र डालते हैं। इस टेक्निक से डेवलप होने वाले प्लांट्स के कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं अपने पेरेंट से, जिसे क्लोन कहा जाता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में न्यू प्लांट की डेवलपमेंट एक टिश्यू या एक पेरेन्काइमा सेल से होती है। जब ये सेल्स डिवाइड होते हैं तो एक अनऑर्गेनाइज मास लाइक बॉडी बनाते हैं, जिसे केलस कहा जाता है। यह टेक्निक ज़्यादातर पाइनस और आर्चर ट्रीज में यूज होती है टाइम्बर हासिल करने के लिए। आइए इस टेक्निक को मज़ीद समझने के लिए डायग्राम से मदद लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर टेक्निक में सबसे पहले एक प्लांट सिलेक्ट किया जाता है, जिसे हमें टिश्यू सैंपल्स लेने होते हैं। सिलेक्टेड प्लांट को एक्स प्लांट कहा जाता है। फिर इस एक्स प्लांट के बॉडी पार्ट से टिश्यू सैंपल्स स्क्रैप करके अगर ग्रोथ मीडियम में डाले जाते हैं। ये ग्रोथ मीडियम न्यूट्रंस और हार्मोन्स पे मुश्तमिल होती है, जिसमें साइटोकाइनेंस और ऑक्सिन हार्मोन शामिल होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूट्रंस प्लांट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जबकि हार्मोन्स प्लांट की रूट और शूट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। फिर ये टिश्यू सैंपल्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होकर कैलसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये कैलसेस से आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट टिनी प्लांटलेट्स बन जाते हैं। कंप्लीट प्लांटलेट्स बनने के बाद इन्हें ग्रोथ मीडियम से कंपोस्ट फील्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे इन प्लांटलेट की मज़ीद ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है।
Protoplast fusion technique of tissue culture. It is a type of genetic modification in plants by which two dissimilar species of plants are fused together to form a new hybrid plant with the characteristics of both. This technique is used in potato and wild nightshade plant. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टिश्यू कल्चर की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया जाता है और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग मिलता है उसे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। इस टेक्निक की खास बात यह है कि इस टेक्निक की मदद से एक प्लांट स्पीशीज में मौजूद पसंदीदा कैरेक्टर्स को दूसरे प्लांट स्पीशीज में लाया जा सकता है और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। यह टेक्निक पोटैटो और वाइल्ड नाइटशेड प्लांट में यूज़ की गई थी और इस टेक्निक की मदद से एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कैरेक्टर जो कि वाइल्ड नाइटशेड प्लांट में मौजूद था वो सक्सेसफुली पोटैटो प्लांट में ट्रांसफर किया गया था। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिस प्लांट में मौजूद हो उस प्लांट को हर्बिसाइड का कोई असर नहीं होता, मतलब कि हर्बिसाइड उस प्लांट को किल नहीं कर सकती। और हर्बिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो कि अनवांटेड प्लांट और वीड्स को किल करने में यूज़ होता है। आइए इस टेक्निक को मज़ीद समझने के लिए डायग्राम के ऊपर एक नज़र डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक में सबसे पहले दो डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है और इन सिलेक्टेड प्लांट्स को एक्स प्लांट कहा जाता है। इसके बाद इन दोनों एक्स प्लांट के लीफ से दो सेल्स स्क्रैप किए जाते हैं और ये सेल्स स्क्रैप करने के बाद इन सेल्स की सेल वॉल को रिमूव किया जाता है। सेल वॉल रिमूव करने के बाद सेल की जो बाकी एरिया बचती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक, इस पूरी एरिया को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। फिर ये दोनों प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे में फ्यूज किए जाते हैं। फ्यूजन के बाद जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग मिलता है उसे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है और इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को हेटेरोकैरियन भी कहा जाता है। हेटेरोकैरियन एक मल्टीन्यूक्लिएट सेल होता है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। मैं आपको बताता चलूं तो इस टेक्निक का पूरा जो वर्क होता है वो एक लैब वर्क होता है और ये कंट्रोल कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के जितने बड़े एडवांटेजेस हैं तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आइए पहले टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस पे एक नज़र डालते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सीड से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट से स्ट्रांग होते हैं। इस टेक्निक से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स के कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं। इस टेक्निक से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं। इस टेक्निक से कुछ यूजफुल केमिकल भी प्रोड्यूस होते हैं जिसमें शेकोनिन केमिकल एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया गया है। यह केमिकल सिल्क इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आइए अब टिश्यू कल्चर के डिसएडवांटेजेस पे एक नज़र डालते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स स्टेराइल होते हैं। ये प्लांट्स फर्दर सेक्सुअल मेथड से
रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। इस टेक्निक का असर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम्स के नंबर पे हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की टॉपिक कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ, स्टे होम।